परचेज कंसिडरेशन, ऑल्दो हम लोग ने यहीं से स्टार्ट किया था, लेकिन AS14 क्या बोलता है एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। व्हाट इज परचेज कंसिडरेशन? पेमेंट मेड टू, बताइए किसको किसको? पेमेंट मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कौन से फॉर्म में पेमेंट किया गया है इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को? कैसे? किसी भी फॉर्म में, ठीक है। एनी पेमेंट विच इज मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर एज पार्ट ऑफ पीसी। कैसा भी हो सकता है, हम इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, कैश सब कुछ दे रहे हो, यस पॉसिबल है। लेकिन अगर हम इक्विटी शेयर होल्डर का इक्विटी शेयर के अलावा कुछ दे रहे हैं तो ये अमलगमेशन कैसा कहलाता है? अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। अगर हम इक्विटी शेयर होल्डर को सिर्फ इक्विटी शेयर दे रहे होंगे तब ये क्या कहलाएगा? अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। एक बात बताइए, अगर आपको पीसी में कहीं भी कैश दिख गया तो इसका मतलब क्या होगा? अमलगमेशन कैसा है? अगर आपको पीसी में कैश दिखाई दे रहा है, 5 करोड़ की पीसी है जिसमें 50 लाख का कैश भी है, जल्दी बताइए वो अमलगमेशन कैसा होगा? अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होगा, परचेज होगा, या दोनों हो सकता है? दोनों हो सकता है। कैसे? कैश दे रहे हैं तो भी अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर हो सकता है क्या? कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, अच्छा आपका कहना है सर फ्रैक्शनल शेयर के बदले में हम कैश दे रहे हो, फ्रैक्शनल शेयर नहीं है। अब बोलिए। हाँ, यस, स्टिल यस, गॉट द आंसर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैश दे रहे होंगे, ये हो सकता है। मनाही कहां पे है कैश देने की? इक्विटी शेयर होल्डर को, ठीक है। तो जब भी आप कैश देखिएगा तुरंत भड़क नहीं जाइएगा, दिस इज परचेज, प्यार तो हो ही नहीं रहा है। कैश हो सकता है लेकिन पेमेंट किसको दी गई है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो स्टिल ये क्या है? अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। Purchase consideration. For the purpose of accounting for amalgamation, we are essentially guided by AS14, that is accounting for amalgamation. AS14 defines the term purchase consideration as the aggregate of the shares and other securities issued and payment made in the form of cash or other asset by the transferee company to the shareholder of transferor company. ठीक है, कह रहा है शेयर होल्डर्स को जो भी पेमेंट होती है, और शेयर होल्डर का मतलब इक्विटी शेयर होल्डर एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और कह रहा है कोई भी पेमेंट होती है, एग्रीगेट ऑफ शेयर, दूसरी सिक्योरिटीज, कैश, अदर एसेट्स, कुछ भी। इन सिंपल वर्ड, इट इज द प्राइस पेबल बाय ट्रांसफरिंग कंपनी टू द ट्रांसफरर कंपनी फॉर टेकिंग ओवर द बिजनेस ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। हम ट्रांसफरर कंपनी के बिजनेस को लेने के लिए जो प्राइस उसे पे करते हैं, इसी को पीसी कहा जाता है। इट इज नोटेबल दैट द परचेज कंसिडरेशन डज नॉट इंक्लूड द सम which the transferee company will directly pay to the creditors of the transferor company. अगर एक्वायरिंग कंपनी जिस कंपनी को एक्वायर कर रही है उसके क्रेडिटर्स को डायरेक्टली कुछ पेमेंट करती है तो वो पीसी का पार्ट नहीं होता है। पीसी का पार्ट सिर्फ और सिर्फ कितना है? द पेमेंट विच इज मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। अकाउंटिंग भी दो तरीके की होती है अमलगमेशन की। एक अकाउंटिंग होती है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर के लिए, और दूसरी अकाउंटिंग इसके लिए परचेज के लिए। तो यू हैव टू लर्न 2 सेट्स ऑफ अकाउंटिंग। हम लोग 2 किस्म की अकाउंटिंग को सीखेंगे। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर के लिए जो अकाउंटिंग होती है उसका नाम है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। ठीक है, क्या नाम है अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर का? इसकी अकाउंटिंग का नाम है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। तो देखिए, पहले आपको एक क्वेश्चन में वो 5 कंडीशन चेक करनी पड़ती है। वो कंडीशन सेटिस्फाइड है तो फिर अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है, और अगर वो मर्जर है तो अकाउंटिंग कौन सी करना? पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। और अगर उस 5 में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो परचेज है, और अगर परचेज है तो आपको अकाउंटिंग कौन सी करनी है? परचेज मेथड। आप भी ये सोच रहे होगे कि मर्जर के लिए एक अलग से नाम है, प्यारा सा नाम है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, और परचेज के लिए कोई नाम ही नहीं है, बस परचेज मेथड। तो हमने आपको बताया ही है कि प्यार होगा तब तो प्यार का नाम होगा, यहां तो प्यार ही नहीं है तो फिर नाम कहां से होगा? ठीक है, तो बस एक नाम जो रखा गया था घर वालों ने, वही नाम हर जगह चल रहा है। ठीक है, तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड एंड सेकेंड वन इज परचेज मेथड। चलिए देखिएगा, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। Under pooling of interest method, the asset, liabilities and reserve of the transferor company will be taken over by the transferee company at existing carrying amount. सिर्फ asset liabilities नहीं ले लेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है, सुनिए। Under the pooling of interest method, asset, liabilities and reserves, underline कीजिए word, asset, liabilities and reserve,
अगर अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होता है तो एसेट, लायबिलिटी, रिजर्व सब कुछ लेके चले आते हैं। इसका क्या मतलब है? ये कंपनी है, इसे हम अमलगमेट कर रहे हैं। नई वाली कंपनी ने पता है क्या क्या किया? इसका फिक्स्ड एसेट ले लिया, इसका करंट एसेट ले लिया, इसकी करंट लायबिलिटी यहां लिख ली, इसका रिजर्व एंड सरप्लस भी यहां लिख लिया। ठीक है, अब एक बात बताइए, पीसी अभी तक आपने क्या सीखा था कि नेट एसेट मेथड से हम कैसे पे करते हैं? एसेट माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, एसेट माइनस लायबिलिटीज कीजिए, कितना होगा? 5 लाख प्लस 2 लाख 7 लाख, माइनस लायबिलिटी कितनी? 1 लाख, कितना हो गया? 6 लाख। अब एक बात बताइए, क्या हम इनको 6 लाख रुपए की पीसी पे कर दें? क्या इस कंपनी को 6 लाख रुपए की पीसी पे करनी चाहिए? ध्यान दीजिएगा, इनका रिजर्व भी 2 लाख रुपए का यहां आ गया है। ठीक है, और अगर आप इनको 6 लाख रुपए के शेयर्स दे दोगे तो पता है ये कंपनी के जब शेयर होल्डर यहां के बनेंगे तो रिजर्व एंड सरप्लस भी किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर का ही। 2 लाख रुपए का रिजर्व ऑलरेडी इनका बना हुआ है और आपने 6 लाख रुपए के इक्विटी शेयर भी दे दिए तो इनको पैसे बहुत ज्यादा मिल गए। इनका टोटल पैसा कितना बन रहा था? 6 लाख रुपया। ठीक है, और जिसमें से 2 लाख रुपए का अगर हम रिजर्व ले आते हैं तो इनको मिलना कितना चाहिए? सिर्फ 4 लाख रुपए। ऐसे समझिए, रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब होता है गुल्लक। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब होता है गुल्लक बनाना, कि पैसा इकट्ठा किया हुआ पैसा। ठीक है, इस पूरे एक्स लिमिटेड की वैल्यू, इसके पास गुल्लक था, मकान था, मशीन थी, बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, हमने इसके गुल्लक का, मकान का, सारी चीजों का मिला के वैल्यू कितनी लगा दी? जल्दी बताइए। इसके पास गुल्लक है, मकान है, अदर एसेट्स हैं, कुछ लायबिलिटी हैं, सब मिला के आपने इसकी वैल्यू कितनी लगाई है एक्स लिमिटेड की? जल्दी बताइए। 6 लाख रुपया। ठीक है, और जब ये मेरे पास 6 लाख रुपया हम इसको देते हैं, कहते हैं तुम्हारा सब कुछ मेरा हो गया। ठीक है, सब कुछ जब मेरा हो जाता है उसके बाद भी कहते हैं गुल्लक अभी भी तुम्हारा ही है, गुल्लक अभी भी तुम्हारा ही है। तो कितना पैसा देके उसको लेके आए? फिर से समझिए, इसके सारी चीजों की कीमत निर्धारित हो गई कितनी? 6 लाख रुपया। ठीक है, गुल्लक गुल्लक मिला के 6 लाख निर्धारित हो रही है कि नहीं? सब मिला के निर्धारित हो रही है। एसेट माइनस लायबिलिटी नेट कितने का है? 6 लाख रुपया। हमने कहा कि तुम्हारी कीमत बनती है 6 लाख रुपया। ठीक है, हम तुम्हारी सारी चीज ले लेते हैं। ठीक है, और लेने के बाद कह रहे हैं कि गुल्लक जो तुम्हारा 2 लाख रुपए का है वो आज भी तुम्हारा ही है। तो कितना पैसा अब हम उसको दें? 4 लाख रुपया। बात समझ में आ रही है सबको? सिंस ये रिजर्व एंड सरप्लस तो आज भी इन्हीं लोगों का रहेगा, तो इनको अब 6 लाख देने की जरूरत नहीं है। कितना देने की जरूरत है? 4 लाख रुपया। यानी जब अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होगा तो नेट एसेट पता है आप कैसे निकालोगे? एसेट माइनस लायबिलिटी माइनस रिजर्व एंड सरप्लस। याद रहेगी सबको ये बात? कैसे निकालेंगे नेट एसेट इन केस ऑफ अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर? एसेट माइनस लायबिलिटीज माइनस रिजर्व। ठीक है, लेकिन अगर परचेज का केस होगा तो वहां के लिए आपने बात सीखी थी, नेट एसेट का मतलब क्या होगा? एसेट माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, फिर से बात करते हैं। एक बात बताइए, एसेट माइनस लायबिलिटीज करेंगे, कौन से एसेट और कौन सी लायबिलिटीज को? अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज में क्या ऐसा नहीं होता कि हम कुछ एसेट लेते हैं, कुछ लायबिलिटीज लेते हैं, कुछ नहीं भी लेते हैं? अब एक बात बताइए, अगर हम बिल्डिंग लेंगे, 5 लाख रुपए की मशीन नहीं लेंगे तो पेमेंट कितनी करेंगे? सिर्फ बिल्डिंग की या बिल्डिंग और मशीन दोनों की? सिर्फ बिल्डिंग की। यानी ध्यान दीजिएगा, जब आप परचेज मेथड में नेट एसेट करोगे तो एसेट वो वाली लोगे जो आपने ली है, लायबिलिटी वो वाली माइनस करोगे जो आपने ली है। ठीक है, और मर्जर में क्या करेंगे? सारे एसेट लिखेंगे, सारी लायबिलिटी माइनस करेंगे और साथ ही साथ क्या कर देंगे? रिजर्व भी माइनस। रिजर्व माइनस क्यों कर रहे हैं? रिजर्व माइनस क्यों कर रहे हैं? रिजर्व हम इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि हम उससे यही तो कह रहे हैं कि तुम्हारा रिजर्व उठ के मेरे पास आ जाएगा, तो ये तो पैसा किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर का। तो आज भी तो ये पैसा तुम्हारा बना ही हुआ है, तो इसलिए तुम पैसा कितना ले जाओ? उस गुल्लक भर का पैसा कम लो हमसे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा है। Under the pooling of interest method, the asset liabilities and reserve of the transferor company will be taken over by the transferee company as existing carrying amount unless any adjustment is required due to different accounting policies followed by these companies. कहता है बुक वैल्यू में चेंज तभी लाएंगे जब अकाउंटिंग पॉलिसी हमें एक जैसी करनी हो और उसकी वजह से कुछ चेंज लाना पड़ रहा है, अदरवाइज नहीं करेंगे चेंज। As a result, the difference between the amount recorded as share capital plus any additional consideration in the form of cash or other asset and the amount of share capital of the transferor company should be adjusted in reserves. एक बात बताइए,
ये सारी बात हो गई, ठीक है, कि 6 लाख रुपए की तुम्हारी नेट एसेट बनती है, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक्स लिमिटेड अभी भी कह रहा है हमको 5 लाख रुपए ही चाहिए? बोल सकता है कि नहीं? बोल सकता है। कह रहा है अगर वो 5 लाख रुपए आपसे मांग रहा है तो आप क्या कीजिए, 5 लाख रुपए उसको दे दीजिए, शेयर कैपिटल उसको 5 लाख रुपए दे दीजिए, लेकिन अब रिजर्व एंड सरप्लस का ये तुम्हारा 2 लाख नहीं आ रहा है, वो कितना आ रहा है? बस 1 लाख। कह रहा है कि कोई भी एडिशनल पेमेंट अगर आप उनको करते हो तो वो कहां से एडजस्ट कर दीजिए? रिजर्व से एडजस्ट कर दीजिए। क्लियर हो रही है बात सबको? फिर से सुनिए। मान लीजिए ये हमसे कहता है कि हमको 5.5 लाख रुपया चाहिए, ठीक है, तो हम 5.5 लाख रुपया इसको दे देंगे? हाँ दे देंगे। लेकिन अगर 5.5 लाख रुपए इसको हम दे देंगे तो पता है हम इसका रिजर्व कितना बोलेंगे? 0.5। ठीक है बात? तो आप जितना पैसा इसको ज्यादा देते जाओगे उतना आप क्या कीजिए, रिजर्व में से पैसा कम करते जाइए। ठीक है, अब आपके मन में विचार आएगा कि सर मान लीजिए हम 4 लाख देते हैं तो हम क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल 4 लाख और रिजर्व भी 2 लाख लिख देंगे। अगर 5 लाख देते हैं तो 5 लाख शेयर कैपिटल लिख देंगे और रिजर्व कितना लिख देंगे? 1 लाख। और अगर इसे 6 लाख दे देते हैं तो 6 लाख नई कंपनी में शेयर कैपिटल बन जाएगी और रिजर्व इससे कितना ले रहे हैं, क्या लिखेंगे? 0। हम एसेट, लायबिलिटीज एंड रिजर्व सब लेके आते हैं, लेकिन अगर ये पैसा हमसे ज्यादा मांग लेगा तो इतना रिजर्व हम इसका क्या करेंगे? कम कर देंगे। ठीक है, अब आपके मन में बात आएगी कि सर वो 6 लाख से भी ज्यादा मांग रहा है, 7 लाख रुपया मांग रहा है। ठीक है, बताइए इसको कितना ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए था? 6 लाख। लेकिन अगर ये हमसे 7 लाख रुपया मांग ले, उससे भी ज्यादा मांग ले, तो 1 लाख रुपया का पता है हमें क्या हो जाता है? कैपिटल लॉस। और अब 1 लाख रुपया हम पता है कहां से लेस कर देंगे? अपने रिजर्व से। फिर से समझिएगा, 4 लाख मांगेगा ये नई कंपनी, ये पुरानी कंपनी। ठीक है, 4 लाख अगर हम इसको देंगे तो अपने कैपिटल में, इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना लिखेंगे? जल्दी बोलो। 4 लाख अगर हम इसको देंगे तो क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल 4 लाख और उसका रिजर्व कितना लिखेंगे? 2 लाख। अब मेरा रिजर्व भी इंक्लूडेड है कि नहीं है? यहां पे मेरा रिजर्व, मेरा शेयर कैपिटल तो इंक्लूडेड है ही। इसको ले रहे हैं, इसके लिए कितना लिखेंगे, बस उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर इस कंपनी को हम 4 लाख नहीं 4.5 लाख देंगे, क्या करेंगे? जल्दी बताइए। शेयर कैपिटल अपनी वाली कितने से बढ़ाएंगे? हाँ, शेयर कैपिटल अपनी कितने से बढ़ाएंगे हम? अरे 4 लाख का कैपिटल लेके 4.5 लाख रुपए की शेयर देंगे तो अपना शेयर कैपिटल कितने से बढ़ाएंगे? 4.5 लाख। 4.5 लाख। हम नया कितने का शेयर देंगे? 4.5 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस अपना कितने से बढ़ा लेंगे अब? हाँ, अरे ये बी लिमिटेड है ना, हम पुरानी कंपनी है, इसको अपने अंदर मर्ज कर रहे हैं। मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल ऑलरेडी 40 लाख की है, मेरा रिजर्व एंड सरप्लस ऑलरेडी 20 लाख रुपए का है। अब हम जानना ये चाहते हैं कि इस कंपनी को जब लेंगे, ठीक है, तो इसकी सारी एसेट मेरे में आके जुड़ गई, इसके करंट एसेट मेरे में आके जुड़ गए, इसकी करंट लायबिलिटी मेरे में आके जुड़ गई। अब मेरे शेयर कैपिटल और रिजर्व में क्या असर आएगा, बस उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसको हमने 4 लाख ही दिया, मतलब 4 लाख का शेयर लिया और 4 लाख का शेयर दिया, तो क्या अंतर आएगा? शेयर कैपिटल में 4 लाख बढ़ेगा और रिजर्व एंड सरप्लस कितने से बढ़ेगा? 2 लाख से। ठीक है, अगर हमने इसको 5 लाख रुपए दे दिए तो क्या करेंगे? शेयर कैपिटल बढ़ा देंगे 5 लाख से और रिजर्व एंड सरप्लस कितने से बढ़ा देंगे? 1 लाख से। हम कहेंगे कि तुम्हारा रिजर्व का भी 1 लाख तुमको दिला चुका है। ठीक है, और कैपिटल कितने से बढ़ा देंगे हम? 5 लाख से। अगर ये कहेगा हमको 6 लाख चाहिए, तब क्या करें? 6 लाख दे देंगे हम इसको। और अगर 6 लाख ये मांगेगा तो अपनी शेयर कैपिटल हम बढ़ाएंगे 6 लाख रुपए से, क्योंकि 6 लाख के शेयर दिए हैं। और रिजर्व एंड सरप्लस उसका कितना लेके आएंगे? कुछ नहीं लाएंगे, क्योंकि हम ये कहेंगे तुमने तो गुल्लक का पैसा ले लिया हमसे, अब तुम्हारा गुल्लक थोड़ी ना हम लेके आएंगे, तुमने गुल्लक का पैसा भी हमसे ले लिया। क्लियर है? अगर वो हमसे कहता है नहीं हमको तो 7 लाख रुपया चाहिए और हम 7 लाख रुपया उसको देने को तैयार है, अब क्या करें? हम इसको 47 लाख कर देंगे। और अगर हम 6 लाख रुपए की कंपनी को 7 लाख रुपए में खरीद के लाते हैं तो हमने नुकसान दिया है। ठीक है, अगर हम महंगे में कोई नेगोशिएशन किए हैं तो हमने नुकसान दिया है। और दिस लॉस इज नॉट ए रेवेन्यू लॉस। ये कैसा लॉस है? कैपिटल लॉस। तो इसके अंदर जहां भी मेरा कैपिटल रिजर्व होगा इस रिजर्व एंड सरप्लस में, वहां से क्या करेंगे? 1 लाख रुपया माइनस कर देंगे। ठीक है, अब और आगे बताइए, 10 लाख रुपए में खरीद रहे हैं इसको, क्या करें? इक्विटी शेयर कैपिटल में असर बताइए क्या होगा? 40 लाख से 10 लाख बढ़ जाएगा 50 लाख। ठीक है, कितने का नुकसान हो गया हमको? 4 लाख रुपए का नुकसान हो गया। 6 लाख की कंपनी को 10 लाख में खरीद के लाए, 4 लाख का नुकसान हो गया। 4 लाख का क्या करें? अपने रिजर्व एंड सरप्लस से लेस कर देंगे। क्लियर हो गई अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर? यही होता है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। हम जनरल एंट्री करके अगर आपको एक्सप्लेनेशन देंगे तो वो बात आपको कम समझ में आएगी। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है तो आप ज्यादा अच्छा समझ रहे हो।
ठीक है, कि जितना पैसा उसको देना चाहिए शेयर कैपिटल का बस उतना देना है, उससे अगर ज्यादा दे दिए मतलब गुल्लक नहीं लाए, और गुल्लक से भी ज्यादा दे दिए पैसा तो इसका मतलब है खुद का घाटा कर दिए। ठीक है बात। चलिए नेक्स्ट देखिएगा परचेज मेथड। Asset and liabilities. The asset and liabilities of the transferor company should be incorporated at their existing carrying amount, or the purchase consideration should be allocated to individual identifiable asset and liabilities on the basis of their fair values at the date of amalgamation. कह रहा है परचेज मेथड में एसेट एंड लाइबिलिटीज बुक वैल्यू पे भी आ सकती है, मतलब जो एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट था, जो एग्जिस्टिंग वैल्यू चल रही थी उस पे भी आ सकती है, और या फिर आप क्या कर सकते हो, फेयर वैल्यू के बेसिस पे भी उसे ला सकते हो। ठीक है, तो आपको बताया है कि परचेज में क्या होता है, एसेट की वैल्यू चेंज भी हो सकती है। क्या ऐसा भी हो सकता है सारी एसेट और लाइबिलिटीज आ भी ना रही हो? हाँ, ये तो सौदा होता है ना, हमको जो जो पसंद आता है हम क्या करते हैं वो ले लेते हैं। ठीक है, reserves. No reserve other than statutory reserve of the transferor company should be incorporated in the financial statement of transferring company. हम उसके रिजर्व्स को भी कोई नहीं लाते हैं, लेकिन स्टैट्यूटरी रिजर्व्स को लाते हैं। हम उनके कोई रिजर्व को नहीं लाएंगे, बस उनकी एसेट और लायबिलिटी जो हमें पसंद आती है वो लाते हैं। ठीक है, उनके कोई भी रिजर्व्स को गुल्लक उल्लक को हम नहीं लाते हैं, लेकिन स्टैट्यूटरी रिजर्व को उनके लाते हैं। क्या होता है स्टैट्यूटरी रिजर्व? रिजर्व क्या होता है पहले तो ये बताइए। रिजर्व का मतलब गुल्लक। ठीक है, जो कंपनी पैसा इकट्ठा करती है उसी को क्या बोला जाता है, रिजर्व बोला जाता है। स्टैट्यूटरी रिजर्व किसे कहते हैं, वो गुल्लक, वो पैसा इकट्ठा करना जो किसी कानून के तहत कहा गया है आपको करने को। अगर कोई कानून आपको कहता है कि ये गुल्लक बनाना पड़ेगा, पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, तो उस वाले गुल्लक को क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी रिजर्व। ठीक है बात। स्टैट्यूटरी रिजर्व वो रिजर्व होता है, देखिए रिजर्व क्या चीज है, एक रिजर्व का मतलब है गुल्लक, और ये गुल्लक क्या होता है, इसमें कुछ पैसे आते हैं और इसमें से पैसे खर्च होते हैं, यही गुल्लक होता है। स्टैट्यूटरी रिजर्व वो रिजर्व होता है जिसमें पैसे तो आप डालते हो, लेकिन ये किसी कानून के तहत बनाया गया है और वो कानून बताता है कि आपको इस पैसे का खर्चा कहां करना है। इनफ्लो मेरी मर्जी से, इनफ्लो तो मेरी मर्जी से इसमें, लेकिन इसका आउटफ्लो किसकी मर्जी से, स्टैट्यूट की मर्जी से। तो इसी को स्टैट्यूट मतलब कानून की मर्जी से, तो इसे क्या कहा जाता है, स्टैट्यूटरी रिजर्व। और वो रिजर्व जिसमें हम पैसा अपनी मर्जी से डालते हैं, अपनी मर्जी से निकालते हैं, उसे क्या कहा जाता है, फ्री रिजर्व। ठीक है, तो दो तरीके के रिजर्व होते हैं हमारे पास, वन इज स्टैट्यूटरी रिजर्व जो किसी कानून के तहत बनते हैं, एंड द अदर आर फ्री रिजर्व जो हम अपनी मर्जी से बनाते हैं। जितना पैसा मन करेगा डालेंगे, जब मन करेगा जहां मन करेगा वहां निकालेंगे। ठीक है, जब आप बाउंड होते हो कि पैसा यहीं खर्च करना है, जब आप बाउंड होते हो कि खर्चा इसी ऑब्जेक्ट में खर्च करना है, तो उसी को क्या बोला जाता है, स्टैट्यूटरी रिजर्व। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे आपको बताते हैं, टी डेवलपमेंट रिजर्व। व्हाट इज दिस टी डेवलपमेंट रिजर्व? इनकम टैक्स में जो टी के मैन्युफैक्चरर हैं उनको कहा जाता है कि अगर आप चाहो तो एक टी डेवलपमेंट रिजर्व बना सकते हो, एक टी डेवलपमेंट अकाउंट खुलवाइए बैंक में, और आप क्या कीजिए उसमें पैसे डालिए। ठीक है, पैसे डाल के इकट्ठा करोगे, हम आपको कुछ इनकम टैक्स में छूट देंगे। ठीक है, और उस पैसे को इकट्ठा करके आप क्या करना, 8 साल के अंदर अंदर उस पैसे से मशीन वगैरह खरीद लेना। बेसिकली इंडिया जो है वो टी का एक मेजर एक्सपोर्टर है। ठीक है, इंडिया बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज अर्न करता है टी से, तो हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है कि टी के मैन्युफैक्चरर का बिजनेस और अच्छा चले, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट ये सोचती है कि इनको कुछ लालच देते हैं कि ये लोग पैसा इकट्ठा करें अपने लिए, ताकि जब भी इनकी मशीन खराब हो तो ये रिप्लेस कर सके उसे। ठीक है, ऐसे क्या होता है कि टी का मैन्युफैक्चरर ये सोचेगा कि चलो अभी तो मशीन चली रही है, इसी को घिसते हैं, थोड़ा सा प्रोडक्शन कम भी हो गई है तो क्या फर्क पड़ता है, कौन खरीदेगा 10 करोड़ की नई मशीन। लेकिन जब गवर्नमेंट उनको कहती है कि आओ पैसा इकट्ठा करो हम छूट देंगे, तो मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, छूट पाने के लिए क्या करते हैं, पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट कौन सा पैसा ले रही है, आपका ले थोड़ी ना रही है इस पैसे को। गवर्नमेंट यही कह रही है कि 8 साल तक पैसे को आपको खर्च कर देना है मशीन खरीद के। तो जब इसमें पैसा इकट्ठा हो जाता है तो मैन्युफैक्चरर सोचता है कि चलो आओ क्या करते हैं, मशीन खरीद लेते हैं, क्योंकि और कुछ कर भी नहीं सकते, करना भी क्या है, मशीन खरीदनी है।
वो नई मशीन खरीदते हैं, उनकी प्रोडक्शन इनहांस हो जाती है और ज्यादा से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज आता है। तो गवर्नमेंट बेसिकली क्या करती है, आप ही को प्रॉफिट देना चाहती है, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट का भी फायदा है कि फॉरेन एक्सचेंज आएगा, और इसलिए क्या किया है गवर्नमेंट ने, एक सिस्टम बना दिया, एक कानून बना दिया जिसके तहत आपको पैसा इकट्ठा करना है। ठीक है, अब ये जो हमने टी डेवलपमेंट रिजर्व की बात की, क्या इसमें पैसा डालना मेरे मर्जी पे था कि गवर्नमेंट की मर्जी पे? मेरी मर्जी पे था। ये बताइए, गवर्नमेंट ने हमें कंपेल थोड़ी ना किया है पैसा डालो, गवर्नमेंट ने कहा छूट देंगे अगर पैसा डालोगे तो, आपको इनकम में से क्या करेंगे, कुछ डिडक्शन दे देंगे, टैक्स कम हो जाएगा आपका। तो हमें लालच था, हमने डाला, गवर्नमेंट ने मजबूर थोड़ी ना किया। लेकिन क्या इसका पैसा निकालना मेरी मर्जी से हो सकता है? नहीं, वो किसकी मर्जी से है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कह रही है इस पैसे को खर्च कहां करना है? मशीन खरीदने में। ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट के ऊपर खर्च नहीं करना है, करना तो अपने ऊपर ही है, लेकिन गवर्नमेंट ने बाइंड कर रखा है कि आपको खर्च कहां करना है? मशीन खरीदने में। क्लियर है बात? ऐसे रिजर्व को कहा जाता है स्टैट्यूटरी रिजर्व। ठीक है, चेक करते हैं कि आपने स्टैट्यूटरी रिजर्व को समझा कि नहीं। ठीक है, और स्टैट्यूटरी रिजर्व को क्यों ले जाना जरूरी है, नई वाली कंपनी क्यों उसे लेके जाएगी, ऐसे समझिए। अब मान लीजिए हमने आपको बताया था कि ये टी डेवलपमेंट रिजर्व एक सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स के लिए मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, ये नहीं कि तुरंत इस पे पैसा डालिए और क्या किए, खत्म कर दिए, कहीं भी पैसा निकाल के यूज कर लिए, करना नहीं है ऐसा। अब एक बात बताइए, अगर पुरानी वाली कंपनी ने टी डेवलपमेंट में पैसा डाला और इनकम टैक्स में छूट ली, और वो कंपनी आज बिक रही है, तो क्या ये लोग इसका पैसा यूज कर सकते हैं? नहीं। गवर्नमेंट कहेगी आप बिक रहे हो तो आप ये पैसा यूज थोड़ी ना कर सकते हो, इसके पैसे को तो आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, और कहां खर्च करना पड़ेगा? इसी ऑब्जेक्टिव में। और नहीं तो हम जितना पैसे का आप छूट लियो वो सब क्या करेंगे? टैक्सेबल बना देंगे। ठीक है, अब जो कंपनी बिक रही है वो क्या करती है, नई वाली कंपनी वो कहती है कि एक काम करिए, इस रिजर्व को मेंटेन करना था 8 सालों के लिए, 6 साल हम कर ही चुके हैं, 2 साल आप क्या करना, खुद मेंटेन कर लेना, ये मेरा गुल्लक लेते जाओ। बात समझ में आई सबको? ये मेरा गुल्लक लेते जाओ। ये बताइए, जब वो गुल्लक ये लेके जाएंगे, ठीक है, ये वाला गुल्लक वो लेके जा रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में पैसे देंगे कि नहीं उसको? बिल्कुल देंगे। ठीक है, तो सिर्फ स्टैट्यूटरी रिजर्व वो लेके जाएंगे, वो इसलिए क्योंकि ये अभी और मेंटेन करना था। ठीक है, एक रिजर्व होता है जिसका नाम होता है वर्कमैन एक्सीडेंट फंड। पता है ये क्या होता है वर्कमैन एक्सीडेंट फंड? ये फैक्ट्रीज को बनाना पड़ता है, अगर उनके मजदूरों के हाथ पैर कट जाए काम करने के दौरान, कोई एक्सीडेंट हो जाए, उनकी डेथ हो जाए, तो इस पैसे फंड से उनको पैसे दिए जाते हैं। इसीलिए कंपनी इस पैसे को इकट्ठा करती है। हमारे देश में कानून चलता है जिसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, जिसके तहत एक वर्कर को अगर किसी भी किस्म का नुकसान हो जाता है काम करने के दौरान, तो वो एक्ट ये कहता है कि हम एम्प्लॉयर से उसे कंपनसेशन दिलवाएंगे। ठीक है, तो हर एम्प्लॉयर क्या करता है, अपने पास कुछ पैसे इकट्ठा करता है ताकि हम कंपनसेशन उसे दे पाए। ठीक है, आपको ये बताना है, ये वर्कमैन एक्सीडेंट फंड जो फॉर्म किया गया है इस पर्पस के लिए कि वर्कर को कभी कोई नुकसान होगा तो हम उसे भरपाई करेंगे इससे। तो ये जो कंपनसेशन देने वाला फंड है, ये कैसा फंड है? इज इट स्टैट्यूटरी फंड या फिर फ्री फंड? जल्दी बताइए, स्टैट्यूटरी फंड है ये या फिर ये फ्री रिजर्व है? सोचिए और बताइए क्या है ये। जो बच्चे स्टैट्यूटरी रिजर्व कह रहे हैं इसे, वो ये बात समझे, स्टैट्यूटरी रिजर्व उन्हें कहा जाता है जिसके लिए पैसा खर्च करना उसी ऑब्जेक्टिव में किया जाएगा जो आपने कहा है। ठीक है, क्या ये बताइए, हमने एक वर्कमैन एक्सीडेंट फंड बनाया तो हर साल क्या करते होंगे, उसमें पैसा डालते होंगे कुछ कुछ, ताकि कभी किसी का हाथ पैर कटे तो हम पैसा दे सके। 15 साल हो गया किसी का हाथ पैर कटा ही नहीं, तो हमने क्या किया, किसी का हाथ पैर काट दिया, हमने कहा पैसा ही यूज नहीं हो रहा है, अब इसमें से पैसा उसको दे देते हैं। ऐसा करेंगे क्या? नहीं। एक बात बताइए, 15 साल हो गया, बहुत पैसा इसमें इकट्ठा हो गया है, 5 करोड़ रुपए इसमें आ चुका है, किसी का हाथ पैर कट ही नहीं रहा है, तो क्या ऐसा कर सकते हैं कि इसमें से हम 4 करोड़ रुपए निकाल के कुछ अपना डेवलपमेंट प्रोग्राम चला दिए, कोई नई मशीन खरीद ली? ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? अरे कर सकते हैं। कानून जो है वो ये थोड़ी ना कहता है कि डब्बे में पैसा पड़ा रहना चाहिए, वो कहता है हाथ पैर कटेगा तो पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, कहां से दोगे ये थोड़ी ना कहता है। क्लियर है बात? तो यहां से पैसा हमको किसी का हाथ पैर कटेगा तो ही यूज करना, ऐसा जरूरी नहीं है, आप इसको कहीं भी खर्च कर सकते हो। क्लियर है बात? क्या समझाना चाहते थे कि अगर हम किसी भी रिजर्व पे अपना नाम लिख देते हैं कि ये रिजर्व है, फलाना रिजर्व है, वर्कमैन एक्सीडेंट फंड, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वर्कमैन के एक्सीडेंट पे ये फंड यूज होगा।
आपने एक मूवी देखी थी मुझसे शादी करोगी? उसमें सलमान खान ने 3 गुल्लक बनाए थे। दादी की आंखों का ऑपरेशन, बहन की पढ़ाई, बहन की शादी। ठीक है, क्या था वो 3 गुल्लक? रिजर्व। ठीक है, दोज आर कॉल्ड रिजर्व। जब भी आप पैसा इकट्ठा करते हो तो वो रिजर्व था। क्या था वो? स्टैट्यूटरी रिजर्व या फ्री रिजर्व? सोच लीजिए, उस पर लिखा था दादी की आंखों का ऑपरेशन, बहन की पढ़ाई और तीसरा बहन की शादी। स्टैट्यूटरी रिजर्व, फ्री रिजर्व? वो फ्री रिजर्व था। अरे दादी की आंखों का ऑपरेशन लिख देने से ये थोड़ी ना कि दादी की आंखों का ऑपरेशन होगा तभी वो गुल्लक टूटेगा। ये बताइए, बिना दादी की आंखों के ऑपरेशन के, बिना बहन की शादी के, क्या वो गुल्लक टूटे कि नहीं टूटे? टूटे। एक जरूरी काम सामने आया और वो सारे गुल्लक क्या हुए? टूट गए थे। याद है आप सबको? तो वो रिजर्व फ्री रिजर्व था, तभी वो टूट सका। अगर वो स्टैट्यूटरी रिजर्व होता तो क्या दूसरे काम के लिए टूट सकता होता? नहीं। स्टैट्यूटरी रिजर्व का मतलब होता है लायबिलिटी फिक्स है, यही खर्चा करना है। ठीक है, अगर किसी कानून में लिखा होता कि इस पैसे का दादी की आंखों का ऑपरेशन ही कराना है तो वो गुल्लक नहीं टूट पाता। ठीक है, कि अगर ये गुल्लक टूटा तो सलमान खान को फांसी हो जाएगी, तो फिर थोड़ी ना टूटता वो। तो दैट वाज फ्री रिजर्व। किसी कानून में ये बात बाइंडिंग नहीं थी कि उस पैसे को वहीं खर्च करना है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कि स्टैट्यूटरी रिजर्व नई वाली कंपनी लेगी, बाकी रिजर्व्स को नहीं लेगी। और स्टैट्यूटरी रिजर्व क्या होते हैं? वो रिजर्व होते हैं जो किसी कानून के तहत बनाए गए हैं और उसका पैसा खर्च कैसे करना है उसी कानून के हिसाब से। क्लियर? तो आपको एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से स्टैट्यूटरी रिजर्व हैं, कौन से नहीं है? क्योंकि आप तो पहचान ही नहीं पाते हो। ठीक है, तो आपको रखना पड़ेगा। आज जो रिजर्व स्टैट्यूटरी रिजर्व्स हैं वो हैं टी/कॉफी/रबर डेवलपमेंट फंड। मतलब हमने लिखा है टी डेवलपमेंट फंड, कॉफी डेवलपमेंट फंड, रबर डेवलपमेंट फंड। इंडिया मेजर एक्सपोर्टर है इन 3 चीजों का। ठीक है, टी, कॉफी एंड रबर का। ठीक है, और गवर्नमेंट चाहती है कि आप अगर आप लोग क्या कीजिए, अपने बिजनेस से कुछ पैसा इकट्ठा कीजिए ताकि आपका बिजनेस ग्रो करे और हम इसके लिए आपको कुछ छूट देंगे। ठीक है, साइट रेस्टोरेशन फंड। साइट रेस्टोरेशन फंड भी इनकम टैक्स के तहत ही बनवाया जाता है। ये फंड बनवाया जाता है उन कंपनी से जो लोग पेट्रोल, डीजल इन सब की एक्सट्रैक्शन करते हैं। क्योंकि पेट्रोल, डीजल की एक्सट्रैक्शन के बाद वहां की जमीन खराब हो जाती है, साइट खराब हो जाती है, वो दलदल हो जाता है। जब आप किसी जमीन से पेट्रोल, डीजल निकालोगे तो जमीन दलदल हो जाती है। ठीक है, उस जमीन को रीस्टोर करने के लिए गवर्नमेंट कहती है कुछ पैसा इकट्ठा करो। ठीक है, और उस पैसे को खर्च कहां करो? उस जमीन को वापस से सही करने में। तो ये साइट रेस्टोरेशन फंड का पैसा भी कहां खर्च होता है? उस साइट को रीस्टोर करने में जहां से पेट्रोल और डीजल निकाले गए हैं। तो ये भी इनकम टैक्स के तहत बनवाए जाते हैं। और ये खर्चा, ये जो फंड है ये भी क्या है? स्टैट्यूटरी फंड। आज के दिन सिर्फ स्टैट्यूटरी फंड के नाम पे यही 2 फंड है। ठीक है, और कोई भी स्टैट्यूटरी फंड आज एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन आपके एग्जाम में कुछ ऐसे स्टैट्यूटरी फंड का नाम ले लेता है जो पहले कभी बनाए जाते थे। ठीक है, देखिए जो आपका अकाउंट्स का पेपर आ रहा है वो क्रिएट कर रहा है जिसे अकाउंटिंग की नॉलेज है। क्या उसे जरूरी है दूसरे लॉ की भी नॉलेज हो, इनकम टैक्स एक्ट वगैरह भी सारी चीजें समझता हो? जरूरी नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे फंड जो पहले, आज से 5 साल पहले बनाए जाते थे, आज नहीं बनते हैं। हो सकता है वो क्या करे, उनके नाम भी लिख दे। तो आपको तो पता है क्या करना पड़ेगा, जितने स्टैट्यूटरी रिजर्व आज हैं और जो कभी हुआ करते थे सबके नाम याद रखने पड़ेंगे। क्योंकि एग्जाम में हो सकता है वो क्या करे, ऐसे रिजर्व के भी नाम ले ले जो किसी जमाने में बना करते थे। ठीक है, हो सकता है कि अकाउंटिंग का पेपर बनाने वाला एक पुरानी बुक को उठाए और अकाउंट्स के पेपर आपके क्रिएट कर दे जिसमें एक पुराने रिजर्व का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, ऑल्दो दैट रिजर्व इज नॉट क्रिएटेड टुडे, स्टिल आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि आपको यह बात माननी पड़ेगी कि ये स्टैट्यूटरी रिजर्व है तो इसे नई कंपनी टेकअप करेगी। तो कुछ नाम और लिख लेते हैं जो स्टैट्यूटरी रिजर्व कभी थे, आज नहीं है। ठीक है, लिख लीजिए। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ये जो रिजर्व हम लिख रहे हैं इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ये इनकम टैक्स के तहत बना करता था, 1991 में बंद हो चुका है, लेकिन आज भी अकाउंट्स की किताबों में दिखाई देता है। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, ये भी बंद हो चुका। फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व,
हाउसिंग प्रोजेक्ट रिजर्व, शिपिंग रिजर्व। इतना नाम आपको रटना पड़ेगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ ट्रांसफर कंपनी बाय वे ऑफ फॉलोइंग जर्नल एंट्री। इनके रिजर्व्स को लाने के लिए क्या एंट्री की जाती है? एंट्री करते हैं हम अमलगमेशन, एडजस्टमेंट अकाउंट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। स्टैट्यूटरी रिजर्व में जो भी इसका नाम है, मान लीजिए नाम है इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, तो हम एंट्री मारेंगे अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। ठीक है, और अब क्या करना है इसके आगे? मान लीजिए ये रिजर्व कोई ये पर्टिकुलर रिजर्व 5 साल के लिए मेंटेन करना था। ठीक है, पुरानी वाली कंपनी ने 4 साल मेंटेन कर लिए हैं, तो अब हमको नई वाली कंपनी को क्या साल मेंटेन करना है? इसे 1 साल के लिए। पहले हम एंट्री मारेंगे अमलगमेशन एडजस्टमेंट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। मेरी बुक्स में लायबिलिटी में साइड में क्या आ जाएगा? ये स्टैट्यूटरी रिजर्व आ जाएगा। और 1 साल बाद हम इसकी एंट्री रिवर्स कर देंगे। एंट्री क्या कर देंगे? स्टैट्यूटरी रिजर्व डेबिट टू अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट, और ये खत्म हो जाएगा। फिर से बताएं आपको ये बात। सपोज स्टैट्यूटरी रिजर्व मेंटेन करना था 8 साल के लिए। ठीक है, पुरानी वाली कंपनी ने 5 साल के लिए मेंटेन कर लिया है, तो नई वाली कंपनी एक एंट्री मारेगी और इसे लेके आ जाएगी अपनी बुक्स में। एंट्री मारेगी अमलगमेशन एडजस्टमेंट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, और 3 साल तक कुछ नहीं करेगी, एज इट इज पड़ा रहेगा बुक्स में। और 3 साल जैसे ही पूरे हो जाएंगे, मतलब कंप्लीट 8 ईयर्स हो गए, तो अब इस एंट्री को हम रिवर्स कर देंगे। एंट्री क्या मारेंगे फिर? स्टैट्यूटरी रिजर्व डेबिट टू अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट, काम खत्म। ठीक है, अच्छा अब इसे प्रेजेंट कहां तक करते हैं? जैसे 2 साल 3 साल जितना भी बचा है बैलेंस शीट में बस पड़ा रहता है, कुछ नहीं होता। तो बैलेंस शीट में कहां पड़ा रहेगा? अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट और स्टैट्यूटरी रिजर्व, ये दिखा देते हैं। हाँ, कैपिटल रिजर्व इज नॉट अ स्टैट्यूटरी रिजर्व। सिज आस्किंग कि सर कैपिटल रिजर्व क्या है कि स्टैट्यूटरी रिजर्व है? नहीं, कैपिटल रिजर्व तो हम कैपिटल प्रॉफिट से बनाते हैं। ठीक है, किसी कानून के तहत नहीं बनाए। अगर हम कोई भी कैपिटल प्रॉफिट कमाते हैं तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। हम 1 लाख रुपए की अपनी फिक्स एसेट को 1.5 लाख रुपए में बेच देते हैं, 50 लाख रुपए 50,000 को कहा जाता है कैपिटल रिजर्व। ठीक है, हम अपने इक्विटी शेयर को प्रीमियम पे सेल करते हैं तो दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम भी अपने आप में क्या है? कैपिटल प्रॉफिट है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। हम जहां भी अपने बिजनेस के ऑपरेशन से नहीं कमाते हैं, अदर वे कमाते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है? कैपिटल रिजर्व। अगर हम अपने नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज से पैसे कमाते हैं तो दैट इज कॉल्ड पीएल, और अगर अपनी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से नहीं कमाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? कैपिटल प्रॉफिट, एंड दैट इज कैपिटल रिजर्व। ये किसी कानून के तहत नहीं बनता है, ये तो मेरी कैपिटल प्रॉफिट है। ठीक है, balance sheet that you now prepare is according to schedule 3 of the companies act 2013। ठीक है, और उसमें बैलेंस शीट के फॉर्मेट क्या होते हैं? सबसे पहले आप लिखते हो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज साइड में क्या होगा? ये नोट नंबर है यहां पे, एंड दिस इज अमाउंट। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में 3 चीजें, शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड के अंदर 2 चीजें, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। दूसरा होता है नॉन करेंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटी में क्या चीज आते हैं? जितने लॉन्ग टर्म डेप्ट्स हैं, डिवेंचर्स हैं, ये सब कुछ नॉन करेंट लाइबिलिटी में आता है। दे आफ्टर थर्ड इज करेंट लाइबिलिटी। इसकी टोटल करते हैं, फिर ये शुरू हो जाता है हमारा एसेट साइड। एसेट्स के अंदर नंबर 1 ये होता है नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? टेंजेबल एसेट्स, इनटेंजेबल एसेट और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी। दूसरा होता है करेंट एसेट। इसकी जोड़ लगा देते हैं, ये मेरी बैलेंस शीट हो गई।
तो पहले एक तो आपके दिमाग में ये फॉर्मेट भी एकदम सेट होना चाहिए। बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके अंदर तीन चीजें, क्या क्या, शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा नॉन करंट लायबिलिटी और तीसरा करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। देन कम्स एसेट साइड में नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में क्या क्या होगा, टेंजेबल, इंटेंजेबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड देन करंट एसेट। ठीक है, देखिए इसमें ब्रॉडर ग्रुप है, टेंजेबल एसेट, इंटेंजेबल एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और इसके अलावा भी अगर कुछ होते हैं नॉन करंट एसेट तो हम लिखते हैं अदर नॉन करंट एसेट। ठीक है, करंट एसेट में क्या लिखा जाता है, ब्रॉडर ग्रुप करंट एसेट की होती है इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स को कहा जाता है ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट स्टैंड फॉर कैश एंड बैंक बैलेंसेस। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ करंट एसेट होता है तो हम उसे क्या लिखते हैं पता है, अदर करंट एसेट। तो इसमें अदर करंट एसेट की कैटेगरी आएगी ब्रॉडर कैटेगरी के बाद, और इसमें भी अदर नॉन करंट एसेट की कैटेगरी आएगी। ठीक है, अब इसको कहां कहां पोस्ट करेंगे, ये जो स्टैट्यूटरी रिजर्व है ये यहां आएगा रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। इसी के अंदर कैपिटल रिजर्व होगा, आपके जनरल रिजर्व होंगे, पीएल का बैलेंस होगा एंड स्टैट्यूटरी रिजर्व भी यहीं चला जाएगा। और ये जो हमारा अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट है ये कहां आएगा, अदर नॉन करंट एसेट में, अदर नॉन करंट एसेट। आप चाहो तो यहां लिख दो, इसके बाद क्या होगा, अदर एनसीए, अदर नॉन करंट एसेट, और ये वहीं पे चला जाएगा। कुछ करना है क्या इसका, नहीं, बस एज इट इज रखे रहना है, और जिस दिन समय पूरा हो जाए उस दिन एंट्री रिवर्स मार दीजिएगा, दोनों जगह से गायब हो जाएगा बस। एंट्री के बाद देखिए क्या लिखा है, व्हेन द अबव स्टैट्यूटरी रिजर्व विल नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड बाय द ट्रांसफरिंग कंपनी, सच रिजर्व विल बी एलिमिनेटेड बाय रिवर्सिंग द अबव एंट्री। जब जरूरत ना हो तो इस एंट्री को रिवर्स कर दीजिएगा। द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी इज नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। कह रहा है ट्रांसफरर कंपनी के पीएल के बैलेंस को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जहां पीएल लिखा हुआ है उसे अंडरलाइन कीजिए और लिखिए पीएल ही नहीं, कोई भी रिजर्व रिकॉर्ड नहीं करते हैं, सिर्फ कौन सा रिजर्व रिकॉर्ड करते हैं, स्टैट्यूटरी रिजर्व। तो पीएल को अंडरलाइन करके लिखिए ऑल रिजर्व अदर देन स्टैट्यूटरी रिजर्व, ऑल रिजर्व अदर देन स्टैट्यूटरी रिजर्व, ये रिकॉर्ड नहीं होता। डिफरेंस बिटवीन पीसी एंड नेट एसेट ट्रांसफर्ड, डिफरेंस बिटवीन पीसी एंड नेट एसेट ट्रांसफर्ड का मतलब है कि पीसी कैन बी योर ग्रेटर देन नेट एसेट, दिस कैन बी इवन लेस देन योर नेट एसेट। इसका मतलब क्या है, हमने नेट एसेट पहला वाला बात कर रहे हैं, पीसी इज ग्रेटर देन नेट एसेट। हमने 5 लाख रुपए की नेट एसेट ली और उसको पता है कितना दे दिया, 6 लाख रुपए दे दिया। बताइए क्या ऐसा होता है, हम 5 लाख रुपए की नेट एसेट लेते हैं कंपनी से, उसको 6 लाख रुपए दे देते हैं। क्यों दे रहे हो, गुडविल का, वो फर्म में एडिशनल अर्निंग कैपेसिटी होगी, यही तो बात सीखे थे हम, उसके में एडिशनल अर्निंग कैपेसिटी है, उसमें ज्यादा कमाने की ताकत है, इसलिए हम उसको ज्यादा पैसा दे रहे हैं। भले उसके पास 5 लाख की एसेट है फिर भी 6 लाख रुपए देने को तैयार है। तो जो आप एडिशनल पेमेंट करते हो उसे क्या कहा जाता है, गुडविल की पेमेंट। दिस विल रिप्रेजेंट गुडविल। इफ द पीसी इज लेस देन नेट एसेट, व्हाट डज इट मीन, 5 लाख रुपए की नेट एसेट लेके आ रहे हैं, ठीक है, और पता है उसे दिए कितना है, 4 लाख। ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा, पहले तो हम ये बात कर रहे हैं, 5 लाख रुपए की एसेट ला रहे हैं और 4 ही लाख रुपया दे रहे हैं। जब 5 लाख की एसेट लाते हैं और 6 लाख देते हैं तो आप कह रहे हो गुडविल का पैसा दे रहे हैं। 5 लाख की एसेट लाते हैं और 4 ही लाख रुपए दे रहे हैं, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, 1 लाख रुपए किस बात का काट ले रहे हैं, किसी बात का नहीं काट ले रहे हैं। पता है 1 लाख रुपए कम दे रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, हमको अच्छी नेगोशिएशन करने आती है, सौदा बढ़िया करते हैं बस, ठीक है। 5 लाख रुपए की चीज को 4 लाख रुपए में लाने का मतलब है आप अच्छा नेगोशिएशन करते हो। अगर आप अच्छा नेगोशिएशन करते हो किसी बिजनेस को एक्वायर करने में तो ये आपका कैपिटल प्रॉफिट है, इसे क्या ट्रीट किया जाएगा, कैपिटल रिजर्व। ज्यादा देने का मतलब होता है उसमें गुडविल है, कम देने का मतलब होता है कि आप अच्छी नेगोशिएशन करते हो, ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है कि ए लिमिटेड और बी लिमिटेड मिलके पता है क्या बन रही है, सी लिमिटेड, ठीक है, यानी सी लिमिटेड पीसी रिलीज करेगी टू ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। ऐसा हो सकता है कि ए लिमिटेड को नेट एसेट से ज्यादा दे रहे हैं और बी लिमिटेड को नेट एसेट से कम दे रहे हैं,
दो कंपनी हम मर्ज करा रहे हैं, ठीक है, हम दो कंपनी को अमलगमेट कर रहे हैं, जिसमें से एक को पीसी से ज्यादा दे रहे हैं, दूसरे को पीसी से कम दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, एक केस में क्या आएगा, मेरे पास कैपिटल रिजर्व और दूसरे केस में गुडविल आएगा। तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व मेरी बैलेंस शीट में दोनों एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, सिर्फ एक ही चीज एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब क्या होता है, अगर हम एक बिजनेस में ज्यादा पेमेंट कर दिए तो गुडविल हो गई 1 लाख रुपए की, और दूसरे बिजनेस में हमने कम पेमेंट की है तो वो कैपिटल रिजर्व हो गया 40,000 रुपए का। तो पता है हम इसको दोनों को मिला के अब सीधे क्या कहते हैं, हमने 60,000 रुपए की कुल मिला के ज्यादा पेमेंट की है और मेरी बुक्स में 60,000 की गुडविल दिखाई देगी, ठीक है बात। तो अगर आप दो कंपनी को मिला के अमलगमेशन कर रहे हो तो ऐसे में आपको नेट ऑफ कर देना होगा गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व को, ठीक है। गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व बोथ कैन नॉट एग्जिस्ट इन बैलेंस शीट टुगेदर, ठीक है। आपने कैपिटल प्रॉफिट भी कमा लिया, आपने ज्यादा पैसा भी दे दिया, कम भी दे दिया, ज्यादा भी दे दिया, ये नहीं होता। नेट कितना ज्यादा दे दिया या नेट कितना कम दिया, ये बात कही जाती है, ठीक है। तो लिखिए एक नोट, ये जहां पे आपने लिखा है उसी के नीचे लिखिए, गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व बोथ कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर इन बैलेंस शीट। गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व बोथ cannot exist together in balance sheet. Only net figure shall be shown in balance sheet. अब रीडिंग कर रहे हैं इसकी, डिफरेंस बिटवीन पीसी एंड नेट एसेट ट्रांसफर्ड, एनी एक्सेस ऑफ द अमाउंट ऑफ पीसी over the value of net asset of the transfer company acquired by the transfer company should be recognized as goodwill in the financial statement of the transferee company. Any shortfall, अगर कम देते हैं तो any shortfall should be shown as capital reserve. Goodwill should be amortized over a period of 5 years unless a somewhat longer period can be justified. और ये जो गुडविल आप अपनी बुक्स में क्रिएट करते हो उसे क्या साल में फिर राइट ऑफ कर दोगे, 5 सालों में। ये बात कहां लिखी हुई है, AS 26 में, ठीक है। गुडविल shall be written off over a period of 5 years has been mentioned in AS 26. लेकिन AS 26 एक बात और कहता है इंटेंजिबल एसेट को राइट ऑफ आप उतने पीरियड पे करोगे जितना हम कहते हैं, मतलब AS 26 कहता है। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहता है हमारी पीरियड जितनी कही गई है आप उससे ज्यादा पीरियड पे भी चाहो तो अमोर्टाइज कर सकते हो, लेकिन आपको ये बात जस्टिफाई करनी पड़ेगी कि आपको उस एसेट से बेनिफिट उससे अधिक सालों तक आएगा। क्लियर है बात। जैसे गुडविल को राइट ऑफ करने के कितने साल में कहा गया है, 5 साल, लेकिन AS 26 ये कहता है कि अगर आप ये बात साबित कर दोगे कि ये गुडविल से बेनिफिट आपको 8 सालों तक मिलेगा, 10 सालों तक मिलेगा, तो आप क्या साल में राइट ऑफ कीजिए, 8 साल 10 साल में कीजिए, हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और अगर आप कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहते हो, आप कुछ कहना नहीं चाहते हो, तो आप कितने साल पे राइट ऑफ करोगे, 5 साल। क्लियर है सबको। नहीं, अदरवाइज भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व बैलेंस शीट में कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देती, ठीक है। अब हमको एक बात बताइए, पीसी कैन बी ग्रेटर देन नेट एसेट, तो ये कहलाता है गुडविल। और पीसी कंप्यूट करने के भी दो तरीके होते हैं, वन इज पेमेंट मेथड एंड द अदर इज नेट एसेट मेथड, ठीक है। अब आप हमको ये बताओगे ये पीसी कैसे कंप्यूट की गई होगी, नेट एसेट से कंप्यूट की गई होगी या फिर पेमेंट मेथड से कंप्यूट की गई होगी, कि यहां पे डिफरेंस आ गया होगा, नेट एसेट से ज्यादा या कम कब हो जाता है, जब हम पीसी की कंप्यूटेशन नेट एसेट मेथड से करते हैं या फिर पेमेंट मेथड से करते हैं। हाँ, पेमेंट मेथड से। ध्यान दीजिए, अगर आप पीसी की कंप्यूटेशन ही नेट एसेट करोगे, आप कहोगे एसेट माइनस लायबिलिटी दिया गया होगा, ठीक है। तो एसेट माइनस लायबिलिटी ही अगर आप क्या मान लेते हो, पीसी मान लेते हो, तो फिर पीसी से ज्यादा ये पीसी नेट एसेट से ज्यादा या कम थोड़ी ना होगी, वो तो हमेशा कितनी होगी, नेट एसेट जितनी। नेट एसेट मेथड में आप पीसी कितनी बना देते हो, नेट एसेट के बराबर। इस मेथड में पीसी इज इक्वल टू नेट एसेट,
यानी ये ज्यादा और कम वाली बात कब होती है? व्हेन इट इज पेमेंट मेथड। यानी गुडविल या कैपिटल रिजर्व कब आता है? व्हेन यू आर कंप्यूटिंग पेमेंट मेथड। ठीक है, तो ये पीसी जो भी हमने यहां पे लिखा है, ये पेमेंट मेथड वाली जब होती है तभी गुडविल या कैपिटल रिजर्व आता है। ठीक है, इन केस योर पीसी इज बाय नेट एसेट मेथड तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा। क्लियर है यहां तक की बात? कंप्यूटेशन ऑफ नेट एसेट नंबर 1 परचेज मेथड। नेट एसेट मेथड में, नेट एसेट से अगर हम कंप्यूटेशन करते हैं परचेज मेथड में, तो कैसे नेट एसेट की कंप्यूटेशन होगी? एसेट माइनस लायबिलिटी, ये होगा। और जितना हमने कंप्यूट किया है नेट एसेट, ठीक है, यही आपकी पीसी है और यही पीसी हम रिलीज भी करेंगे। अगर हम आपको नेट एसेट कंप्यूट करने को देते हैं बाय परचेज मेथड, तो आप कंप्यूटेशन कैसे करते हो? एसेट माइनस लायबिलिटी, यही आपकी नेट एसेट है, यही आपकी पीसी है और यही आप दे भी रहे हो, यही आप रिलीज भी कर रहे हो। ठीक है, इफ वी आर डूइंग अंडर पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, यानी मर्जर वाला केस है अगर, तो नेट एसेट का मतलब होता है एसेट माइनस लायबिलिटी माइनस रिजर्व। हमने आपको बता दिया है कि रिजर्व क्यों माइनस कर देते हैं। रिजर्व इसलिए माइनस कर देते हैं क्योंकि नई वाली कंपनी पुरानी वाली कंपनी के यहां रिजर्व भी उठा के ले आती है, सब ले आती है, सारी एसेट ले आती है, सारी लायबिलिटी ले आती है, सारी रिजर्व ले आती है। ठीक है, सिर्फ उसका गुल्लक हम लेके आ जाते हैं और कहते हैं गुल्लक तुम्हारा ही है, तो भाई गुल्लक का पैसा थोड़ी ना दे के लाएंगे। ठीक है, ये घटा देते हैं, इसी को कहा जाता है नेट एसेट। यही है आपकी पीसी। लेकिन if two companies are amalgamated, if two companies are amalgamated, their PC shall be aggregated and distributed in net asset ratio, that is asset minus liability। लिख लीजिए, बहुत परेशान करने वाली बात लिखवा रहे हैं आपको। हमने लिखा है अगर दो कंपनी को आप अमलगमेट कर रहे हो, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, ठीक है, तो क्या होगा? दे पीसी शैल बी एग्रीगेटेड। ये पीसी एक कंपनी की निकाले, वैसे ही दूसरे कंपनी की निकालो, दोनों की जोड़ लगा दो, और दोनों की जोड़ लगाने के बाद जितनी पीसी आई है उसको बांट दो दोनों कंपनियों में। लेकिन जब बांटेंगे तो कितना बांटेंगे? जितना ये आया था उतना नहीं देंगे, उनके नेट एसेट के रेशियो में देंगे। और अब नेट एसेट का मतलब क्या है? एसेट माइनस लायबिलिटी। फिर से बोलें, दो कंपनी है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, ठीक है, तो ए लिमिटेड को कितना देना और बी लिमिटेड को कितना देना, ये निकालेंगे कैसे? एसेट माइनस लायबिलिटी माइनस रिजर्व। ठीक है, दोनों का आया, एक का आया 500, एक का आया 400, तो 500 400 देंगे नहीं, जोड़ लगा लेंगे और टोटल पीसी कितनी हो जाएगी? 900। और ये 900 रुपए देंगे कैसे? एसेट माइनस लायबिलिटी ए का करेंगे, एसेट माइनस लायबिलिटी बी का करेंगे, और इसका जो रेशियो आएगा उसमें 900 बांटेंगे। बताइए, बहुत विचित्र बात कर रहे हैं कि नहीं? आइए समझते हैं इस बात को। हम अपनी बात आपको एक्सप्रेस कर देते हैं, और जब ये बात एक्सप्रेस कर देंगे आप ये बात समझ जाओगे ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके बाद फिर ये बात फॉलो कर लेंगे। मतलब बार बार हम लोग ये कंप्यूटेशन नहीं सीखेंगे हर जगह। ठीक है,
एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई कर दे रहे हैं और फिर उसके बाद ये बात आप मान लोगे। पांच दो सात तीन 10 लाख, ये हो गया 3 1 4 4 2 6 लाख, 6 4 10 लाख और 3 3 6 लाख। ये ए है, ये बी है, ये ए बी। ये ए और बी अमलगमेट करा के हम इनको सी लिमिटेड बना रहे हैं, ठीक है। एंड दिस इज अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। अगर ये अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है तो इनके सारे एसेट एंड लायबिलिटी सब उठ के नई वाली कंपनी में आ जाएंगे, ठीक है। लेट अस मेक बैलेंस शीट ऑफ सी लिमिटेड। यहां क्या होगा, फिक्स्ड एसेट हो जाएंगे 6 और 3 9 लाख, करंट एसेट हो जाएंगे 4 और 3 7 लाख, करंट लायबिलिटी इनकी हो जाएगी 3 और 2 5 लाख, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस इनका हो जाएगा 2 और 1 3 लाख, और इक्विटी शेयर कैपिटल 5 और 3 8 लाख, ठीक है। यही होता है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। देखिए सीधे सीधे दोनों बैलेंस शीट मर्ज होके एक हो गई। निकलवाइए कंप्यूटेशन ऑफ पीसी। ए और बी की एसेट 10 लाख 6 लाख माइनस लाइबिलिटी माइनस रिजर्व, लाइबिलिटी 3 लाख 2 लाख और लाइबिलिटी 2 लाख और ये 1 लाख का रिजर्व। देख लीजिए सारी फिगर सही कॉपी हो गई। पीसी कितनी बनती है ये निकाल रहे हैं, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है तो एसेट माइनस लाइबिलिटी माइनस रिजर्व कर देंगे। ये कितना आएगा 5 लाख और ये कितना आएगा 3 लाख। टोटल पीसी कितनी हो गई 5 और 3 8 लाख। टोटल पीसी का मतलब ये हुआ कि हम शेयर तो कितने का इशू करेंगे 8 लाख का ही, लेकिन जरूरी नहीं है कि इनको 5 लाख देंगे और इनको 3 लाख देंगे। अब बात समझिएगा क्यों ऐसा है। अगर हम इनको 5 लाख और 3 लाख दे दिए, जब देखिए अब इस बैलेंस शीट में नई वाली कंपनी में अगर इसको 5 लाख और इसको 3 लाख का ही शेयर मिला होगा, ठीक है, तो अब ये बताइए ये 3 लाख में इसका ए वालों की हिस्सेदारी और बी वालों की हिस्सेदारी किस रेशियो में है। इस 3 लाख रुपए के रिजर्व एंड सरप्लस में ए वालों की और बी वालों की जिम्मेदारी हिस्सेदारी किस रेशियो में है। अरे जिसका जितना शेयर होता है रिजर्व एंड सरप्लस में उतना हिस्सा होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए इस 8 लाख में 5 लाख ये वाला है और 3 लाख ये वाला है, तो अब 3 लाख का रिजर्व एंड सरप्लस भी 5:3 के रेशियो में बन जाएगा। क्या आने के बाद जब इस कंपनी में आ जाएगा, ये दोनों आ जाएंगे, तो क्या अभी भी ए वाले ये कहेंगे कि इसमें 2 लाख का रिजर्व मेरा है और बी वाले कहेंगे 1 लाख का रिजर्व मेरा है? नहीं, अब तो ये 3 लाख का रिजर्व किसका है 8 लाख रुपए के शेयर होल्डर का है। सबको बात समझ में आ रही है। जब ये कंपनी बन जाएगी तो ऐसा नहीं कहा जाएगा, ए वाले अब यहां पे थोड़ी ना चिल्लाएंगे कि मेरा 2 लाख का इसमें रिजर्व है, बी वाले ये नहीं बोलेंगे मेरा 1 लाख का रिजर्व है। 8 लाख रुपए के शेयर होल्डर का ये 3 लाख का रिजर्व है, ठीक है। तो जैसे ये देखिए कि 5 लाख वालों का रिजर्व में हिस्सा कितना हुआ, ए वालों का रिजर्व में हिस्सा हुआ कितना, ए वालों का रिजर्व में हिस्सा हो जाएगा 3 लाख इंटू 5/8 कितना 1.875। अच्छा,
और बी वालों का रिजर्व एंड सरप्लस में हिस्सा कितना हुआ? 3 लाख इंटू 3/8। सब कोई बात समझ पा रहे हो ना? जिसका जितना शेयर होगा उतना रिजर्व में हिस्सा होगा। तो अब आने के बाद थोड़ी ना चिल्लाएंगे 2 और 1 था, अब तो बराबर हो गया, हर शेयर वाइस हो गया। तो अब इनका हिस्सा बी का कितना हो जाएगा यहां? 1.125। अब देखिए जरा सा, अगर आपने ए वालों को 5 ही लाख रुपए के शेयर दिए तो उनका 2 लाख रिजर्व एंड सरप्लस था और रिजर्व में हिस्सा बन जाएगा 1.875। नुकसान हो जाएगा कि नहीं? अब बी वालों को देखिए, बी वालों का 3 लाख का शेयर था, आपने 3 लाख का शेयर पकड़ा दिया और रिजर्व 1 ही लाख का था और उनका रिजर्व में हिस्सा कितना बन गया? 1.125। आपको नहीं लगता कि ये एडजस्टमेंट करने की जरूरत है? रिजर्व में हिस्सा ज्यादा और कम हो जा रहा है, वो एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। ठीक है, अगर उनको शेयर 5 और 3 का मिल गया तो रिजर्व में हिस्सा भी 2 और 1 का ही आना चाहिए था। रिजर्व में हिस्सा इसका कम हो जा रहा है, इसका ज्यादा हो जा रहा है। अब इसका रिजर्व में हिस्सा कम हो जा रहा है, इसलिए पता है इसको शेयर ज्यादा दे देंगे। इसका रिजर्व में हिस्सा कम हो जा रहा है, इसलिए शेयर इसको क्या करेंगे? ज्यादा दे देंगे। और सिर्फ इसका रिजर्व में हिस्सा ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए इसको शेयर क्या करेंगे? कम दे देंगे। आइए अब अपने तरीके पे बात करते हैं। ये 8 लाख रुपए की पीसी को हम नेट एसेट के रेशियो में बांट देंगे। नेट एसेट निकालिए फिर से फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीसी। नेट एसेट फॉर पीसी डिस्ट्रीब्यूशन, ए का बी का। एसेट 10 लाख 6 लाख माइनस लाइबिलिटी 3 लाख और 2 लाख, ये हो गया 7 लाख और ये हो गया कितना? 4 लाख। 7 लाख इस टू 4 लाख के रेशियो में आप 8 लाख की पीसी बांट दीजिए। ए का शेयर पीसी में कितना? ए को 8 लाख की पीसी बांटनी है। 8 लाख इंटू 7 लाख अपॉन 11 लाख। $5.09 ठीक से बोलिए। हमको एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं लग रही है, कुछ गड़बड़ लग रही है। ठीक है, बी की हिस्सेदारी देखिए। बी की हिस्सेदारी 8 लाख रुपए की टोटल पीसी बनी है, तो 8 लाख इंटू 7 लाख 4 लाख अपॉन 11 लाख। टू पॉइंट 2.91। जब हम ए को 5.09 देंगे और बी को 2.91 देंगे, ठीक है, तो जब ये नई वाली कंपनी में रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख रुपए का दिखेगा तो इनका रेशियो क्या होगा ए और बी का? हमने डिसाइड किया है कि अब हम इनको पीसी कैसे देंगे। ए वालों को शेयर देंगे 5.09 लाख के और बी वालों को शेयर कितना देंगे? 2.91 लाख के। अगर हम उनको इन रेशियो में शेयर दे देंगे तो अब ये रिजर्व एंड सरप्लस में इनका हिस्सा क्या होगा? इसी रेशियो में। तो अब बनाइए 3 लाख में इनका रेशियो क्या होगा? शेयर इन रिजर्व एंड सरप्लस ए का। शेयर इन रिजर्व 3 लाख इंटू 5.09 डिवाइडेड बाई कितना है? इन दोनों की जोड़ लगाइए, कितना है ये दोनों मिला के? 8 लाख। 5.09 डिवाइडेड बाई 8 1.91 कर लीजिए, ठीक है ना। देन बी का 3 लाख इंटू 2.91 अपॉन 8 1.09, ठीक है। हम इतना शेयर देंगे 5.09 और कितना हम उनको रिजर्व एंड सरप्लस में हिस्सा बनेगा ये शेयर देने के बाद? 1.91। ये रिजर्व एंड सरप्लस का हिस्सा और ये उनको शेयर,
दोनों मिला के कितना हो गया 5.09 और 1.91 7। जैसा देख लीजिए इस कंपनी में 7 लाख रुपए ए का था 5 और 2 7। आइए बी की बात करते हैं। हम उनको शेयर दे देंगे 2.91 का, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस में उसका हिस्सा कितना बनेगा, अगर इतना हम उनको क्या देंगे शेयर, तो बनेगा रिजर्व एंड सरप्लस में हिस्सा उनका 1.09। 2.91 और 1.09 कितना होता है 4। ये देख लीजिए 3 लाख और 1 लाख मिला के होता है 4 लाख। आई बात समझ में। अगर इनका शेयर था 5 लाख और 3 लाख, और अगर हमने 5 लाख और 3 लाख दे दिया होता तो गड़बड़ हो जा रहा था। आपको पहले कैलकुलेशन करके दिखाए थे, एक को कुछ ज्यादा पैसा मिल जा रहा था, दूसरे को कम मिल जा रहा था। हमने क्या किया, 5 लाख और 3 लाख नहीं दिया, 8 लाख दिया, लेकिन हमने इस कदर बांट दिया ताकि रिजर्व एंड सरप्लस में भी हिस्सा क्या हो, उसी रेशियो में आए और टोटल पेमेंट उनकी वही बने जो उनकी बननी चाहिए। आई बात समझ में सबको। हमें यह कैलकुलेशन नहीं करना। अगर आपने ये सीखा है तो बस कॉन्सेप्ट के लिए ये सीखा है। हम आपको जस्टिफाई कराना चाहते थे, क्योंकि अगर हम सिर्फ ये बात बोलते तो आप नहीं मानते। हम कहते पीसी बनेगी कितनी, एसेट माइनस लायबिलिटी माइनस रिजर्व, लेकिन देंगे कितनी, एसेट माइनस लायबिलिटी के रेशियो में, तो शायद आपको ये बात नहीं पचती। ठीक है, तो वो बात समझाने के लिए इतनी बात समझाई गई है। एग्जाम में आप क्या कीजिएगा, कुछ नहीं, एसेट माइनस लायबिलिटी माइनस रिजर्व कीजिएगा, ये निकालिएगा, टोटल पीसी बनाइएगा और इस पीसी को बांट कैसे दीजिएगा, फिर से एक रेशियो बनाइएगा, एसेट माइनस लायबिलिटी का उस रेशियो में बांट दीजिएगा। करना ये है, ये हमने आपको सिर्फ समझाया है ताकि आपको क्लैरिफाई रहे, आपके मन में ये डाउट ना रहे कि ये क्यों हो रहा है। क्लियर हो गई बात सबको। तो जल्दी से बताइए हमको, पीसी कितनी होती है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर में, एसेट माइनस लायबिलिटी माइनस रिजर्व। देंगे कितनी, अगर दो कंपनियां, अगर एक ही कंपनी है, ध्यान दीजिए, अगर सिर्फ हम ए लिमिटेड को लेके आ रहे होते तो कितना दे देते, जितना उसका बनता है उतना दे देते। लेकिन अगर एक से अधिक को लेके आ रहे हैं तो दोनों बाद में रिजर्व में लड़ेंगे। ठीक है, और सिर्फ दोनों बाद में रिजर्व में लड़ेंगे, इसलिए वो सल्टारा भी पहले ही कर दे रहे हैं। कैसे कर दे रहे हैं, हम उनको पीसी रिलीज उतनी नहीं करेंगे, कितनी करेंगे, एसेट माइनस लायबिलिटी के रेशियो में। और एसेट माइनस लायबिलिटी के रेशियो में करने से क्या हो रहा है, वो एडजस्टमेंट हो जा रही है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसका रिजर्व में जितना हिस्सा कम हो रहा है, ए का रिजर्व में, देखो 2 लाख की जगह रिजर्व में हिस्सा कितना हुआ 1.91, इसका 0.09 रिजर्व में हिस्सा कम हो गया, तो देखो 0.09 ही शेयर ज्यादा दे दिए, यही तो किए। अब देखो बी का रिजर्व एंड सरप्लस में हिस्सा था 1 लाख, लेकिन हो कितना जाएगा अमलगमेशन के बाद 1.09। इसका हिस्सा 1 लाख था रिजर्व में और हो जाएगा 1.09 अमलगमेशन के बाद। तो भाई इसको 0.09 ज्यादा क्यों मिले, हम शेयर ही उसका उतना कम कर दे रहे हैं। देखिए 0.09 से शेयर कम कर दिए, 3 लाख की बजाय शेयर कितना दे दिए 2.91। आई बात समझ में सबको। तो आप एग्जाम में रिकैलकुलेट करके चेक करने की जरूरत नहीं है, आप बस क्या करना, कैलकुलेशन कर देना। ठीक है, एसेट माइनस लायबिलिटी कंप्यूट करना, उसी रेशियो में बांट देना। क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। अच्छा, दिस वाज फॉर मर्जर। और परचेज में हमने आपको क्या सिखाया है, नेट एसेट कैसे निकाला जाता है परचेज मेथड में, एसेट माइनस लायबिलिटी, और देते कितना है, इतना ही दे भी देते हैं। एसेट माइनस लायबिलिटी जितना ही पीसी होता है और इतनी ही रिलीज भी करते हैं। ठीक है, अर्जुन लिमिटेड एंड भगवान लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ रहे हैं। अर्जुन लिमिटेड एंड भगवान लिमिटेड amalgamated on and from 1st January. A new company, Kurukshetra Limited, was formed to take over the business of existing companies. The balance sheet as at 31st December was as under. 1 तारीख को अमलगमेशन हो रहा है, 1 जनवरी को अर्जुन और भगवान का, और उसी के एक दिन पहले अर्जुन और भगवान की बैलेंस शीट क्या है वो बता रहा है। ठीक है, मतलब जस्ट 1 डे प्रायर टू अमलगमेशन। शेयर कैपिटल अर्जुन का 6000, भगवान का 7000, जनरल रिजर्व 1500, 2000, पीएल 1500, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 500, 100, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व 50 और 100। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, कुछ बोलेंगे इनके लिए, दीज आर स्टार्टरी रिजर्व। चाहे अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर हो या परचेज हो, ये तो नई वाली कंपनी में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब मर्जर होगा तो बाकी रिजर्व भी आएंगे, परचेज होगा तो बाकी रिजर्व नहीं आएंगे। 12% डिवेंचर सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, कैश एंड बैंक।
Kurukshetra Limited issued requisite number of shares to discharge the claim of equity shareholder of the transferor companies. जल्दी बताइए, पीसी कौन सा मेथड की बात कर रहा है, पेमेंट या फिर नेट एसेट? कुरुक्षेत्र लिमिटेड रिक्विजिट नंबर ऑफ शेयर्स इशू करेगा, बता रहा है रिक्विजिट नंबर ऑफ शेयर इशू करेगा टू डिस्चार्ज क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी। पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर को डिस्चार्ज करने के लिए वो रिक्विजिट नंबर ऑफ शेयर इशू करेगा। बताइए पेमेंट मेथड या नेट एसेट मेथड? हाँ, नेट एसेट मेथड। अरे पेमेंट बता कहां रहा है? अगर हम ऐसे कहेंगे, आपने हमसे पूछा सर आपने कितना पेमेंट किया, हमने कहा रिक्विजिट नंबर, पता चल गया क्या आपको? अरे पेमेंट तो तब होती जब हम ऐसे बोलते ना 5 लाख का शेयर दिया, या ऐसे बोलेंगे आपने पूछा सर बताइए कितना पेमेंट किए, हम कह रहे हैं रिक्विजिट नंबर ऑफ शेयर दे दिए, आप कह रहे हाँ सर पता चल गया कितना दिए। अरे पेमेंट नहीं है, पेमेंट तो तब होता है जब रिक्विजिट नंबर नहीं बोलते 5000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, 10,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ इतना ईच, तब पेमेंट होता। तो कौन सा मेथड लगाएंगे? अगर हमें नहीं पता चल रहा है पेमेंट तो नेट एसेट, मजबूर हैं अब। कैलकुलेट द पीसी एंड शो द डिस्चार्ज देयर ऑफ, पीसी निकालिए उसका डिस्चार्ज भी बताइए। बताइए कहां पे पीसी और डिस्चार्ज दोनों एक ही होता है? जितना नेट एसेट निकालेंगे वही पीसी और वही देंगे, ये कहां होता है? परचेज मेथड में। और जब हम अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर करते हैं, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगाते हैं, तो जितना हम पीसी कंप्यूट करते हैं क्या उतना ही डिस्चार्ज भी करते हैं? नहीं। अगर एक ही कंपनी होती तो जितना पीसी बनती उतनी डिस्चार्ज करते हैं, लेकिन एक से अधिक कंपनी है यहां, एक कौन सी है? अर्जुन और दूसरी भगवान। तो हम पीसी कंप्यूट करेंगे अलग तरीके से, डिस्चार्ज करेंगे एक दूसरे रेशियो में, ठीक है। ऑल्सो ड्राफ्ट द बैलेंस शीट ऑफ कुरुक्षेत्र लिमिटेड अंडर, कह रहा है कि पीसी निकालो, डिस्चार्ज बताओ और बैलेंस शीट भी बना के दिखाओ हमको, ठीक है। कैसे? पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में और परचेज मेथड में। क्वेश्चन नंबर 9, पहले पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड कर लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ नेट एसेट, ठीक है, अर्जुन का और भगवान का। एसेट 13,050 और इसका 15,200। एसेट तो टोटल दिया है, टोटल उठा लिया सीधे हमने, ठीक है। इसमें से क्या क्या माइनस करेंगे? लाइबिलिटी भी और जल्दी बोलिए रिजर्व भी। अभी तो हम लोग कूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड कर रहे हैं ना, तो सारी लाइबिलिटी सारे रिजर्व सब हटा दीजिए। तो बेसिकली पता है कितना बचता है इसमें पीसी? इक्विटी शेयर कैपिटल जितना, शेयर कैपिटल जितनी है उतना ही बचेगा पीसी। लाइबिलिटी हटाओ सारी। लाइबिलिटी में दो चीज जोड़िएगा, 12% डिबेंचर और सन्ड्री क्रेडिटर। दो लाइबिलिटी है, 12% डिबेंचर सन्ड्री क्रेडिटर, कितना हो रहा है? 4,000 यहां, और इधर बोलिएगा 5500। और जो बात ना समझ में आए कैलकुलेशन वो जरूर पूछेंगे। अब बाकी रिजर्व जोड़ दीजिए, कौन कौन से? जनरल रिजर्व, पीएल, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व और एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, चारों रिजर्व जोड़िए। 3,050। हाँ 2,700। चेक कर लीजिए, ठीक है, करिए। एसेट माइनस लाइबिलिटी माइनस रिजर्व, 6,000 यहां आएगा और 7,000 यहां आ जाना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो आपने सही किया है। जितना शेयर कैपिटल है वही बचती है फिर, क्योंकि सारी चीज माइनस कर दी है, एसेट माइनस लाइबिलिटी माइनस रिजर्व। तो ये रही पीसी। क्या हम ए को 6,000 और बी को 7,000 देंगे? देंगे नहीं इतना। पीसी इन दोनों की इतनी बनी है, बोलेंगे टोटल पीसी इतनी। टोटल पीसी 6,000 प्लस 7,000, 13,000। और देते क्यों नहीं है इतनी आपको पता है, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस में फिर ये लोग क्या करेंगे? 6,000:7,000 के रेशियो में बांटने लग जाएंगे रिजर्व भी, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगी। और इसलिए अब हम इनको पीसी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके नेट एसेट के रेशियो में। नेट एसेट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीसी, फिर से निकालिए नेट एसेट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीसी। पर्टिकुलर ए
और बी एसेट 13,050 और 15,200 माइनस लाइबिलिटी 4,000 और 5,500 9,050 और इधर बता दीजिए 9,700। ये रेशियो है पीसी बांटने का, पीसी टू ए, ए मतलब अर्जुन, पीसी टू ए 13,000 इंटू 9,050 डिवाइडेड बाई, दोनों की जोड़ कितनी आ रही है 18,750, 18,750। समझ में तो आ रहा है ना सबको? 6275 कर दें, ठीक है। फिर पीसी टू बी, पीसी टू बी 13,000 इंटू 9,700 डिवाइडेड बाई 18,750, 6725, 6725। देखिए दोनों मिला के वही उतना ही हो रहा है, 13,000 है ना, 13,000 ही हो रहा है, 6275, 6775। अब इसका 6,000 की जगह 6275 क्यों किए मालूम है? क्योंकि इसका रिजर्व एंड सरप्लस में हिस्सा कम हो रहा होगा। अगर हम चाहें तो अभी निकाल के दिखा दें आपको, रिजर्व एंड सरप्लस में हिस्सा कितना कम हो रहा होगा, यही 275, तो उतना ही बढ़ाएं, ठीक है। और इसका 275 रिजर्व एंड सरप्लस में क्या हो रहा होगा, हिस्सा ज्यादा हो जा रहा होगा, तो हमने कहा इसको शेयर 7,000 की बजाय कितना देंगे, 6725, ठीक है। बात वही एडजस्टमेंट आ जाती है। चलिए बैलेंस शीट भी बना लेते हैं इसी में, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड से। बैलेंस शीट ऑफ कुरुक्षेत्र लिमिटेड। You need to make 3 column, particular, note and amount. सबसे पहला पार्ट इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसमें सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं बताइए? शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। नंबर 2 नॉन करेंट लाइबिलिटी। अब क्वेश्चन में पढ़िए नॉन करेंट लाइबिलिटी में क्या क्या आइटम है आपके पास। 12% डिवेंचर, एक ही आइटम दिख रहा है, यू राइट 12% डिवेंचर। देन थर्ड इज करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी कितने आइटम है? बस एक ही है, सन्ड्री क्रेडिटर। लेकिन सन्ड्री क्रेडिटर नहीं बोला जाता है, शेड्यूल 3 कहता है इनको बोला जाता है ट्रेड पेबल्स, ठीक है। तो आपको ये नाम सीखना होगा, डेटर की जगह लिखा जाता है ट्रेड रिसीवेबल एंड क्रेडिटर की जगह पेबल्स। क्वेश्चन को गलत लिखने का हक है, क्वेश्चन गलत लिख सकता है, लेकिन आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है आप सही लिखो। ये बदमाशी है क्वेश्चन पेपर बनाने वाले की, कि क्वेश्चन पेपर बनाने वाला अपने गलत लिखेगा लेकिन आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि सही लिखो। तो ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग सही लिख देते हैं, ट्रेड पेबल्स, ठीक है। इसकी जोड़ लगा लेंगे। नाउ कमिंग टू एसेट। एसेट्स नंबर 1 नॉन करेंट एसेट।
अब देख लीजिए जरा नॉन करंट एसेट में क्या क्या है आपके पास। सन्ड्री फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट, दो चीजें हैं आपके पास। सन्ड्री फिक्स्ड एसेट को लिखिए टेंजेबल एसेट, फिर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कहलाती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। देखिए इन्वेस्टमेंट कैन बी योर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड कैन बी योर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसे कहा जाता है करंट इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर कुछ ना लिखा हो इन्वेस्टमेंट के सामने तो हम उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही मानते हैं। एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को क्या लिखा जाता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, करंट एसेट्स। करंट एसेट में क्या क्या है मेरे पास, देखो स्टॉक है, डेटर है और कैश इन बैंक। ठीक है, तो स्टॉक को लिखा जाएगा इन्वेंट्री, डेटर्स को लिखा जाता है ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश इन बैंक को लिखा जाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये हो गई टोटल। चलिए शेयर कैपिटल बताइए कितनी हो जाएगी। पीसी आपने निकाल रखा है, 6275 रुपए का शेयर किसको दे रहे हैं हम, ए को, और 6725 का शेयर किसको दे रहे हैं, बी को। कितना हो गया दोनों मिला के, 13,000। शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी, 13,000। नोट 1 में इसे बना के दिखाइए। नोट 1 डैश शेयर कैपिटल, ये फिगर इन थाउजेंड चल रहा है सब। ठीक है, फिगर इन थाउजेंड चल रहा है और 13,000 इसका मतलब कितना हो गया, 1,30,00,000। ठीक है, 1,30,00,000 रुपए का शेयर है और 10 रुपए का एक शेयर है, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, 13 लाख। तो लिखिए 13 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, 13,000 फिगर इन थाउजेंड से बन गया पहला नोट। कोई तकलीफ किसी को इसमें? नेक्स्ट आइए रिजर्व एंड सरप्लस, नोट 2 रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व कितना, दोनों रिजर्व ऐड कर दीजिए। ठीक है, दोनों रिजर्व ऐड कर दीजिए, जनरल रिजर्व बन जाएगा ये 1500 और 2000 कितना हो गया, 3500। देखिए हमने आपको बताया था ना कि क्या होता है, शेयर कैपिटल से अगर हम ज्यादा पैसा देते हैं तो वो रिजर्व में एडजस्ट हो जाता है। लेकिन क्या शेयर कैपिटल से ज्यादा पैसे दे रहे हो आप, नहीं। दोनों की शेयर कैपिटल मिला के कितनी थी, देखो 6,000 और 7,000 कितना हुआ था, 13,000। और दोनों को मिला के आज भी शेयर कितना दे रहे हो, 13,000। ठीक है, अगर 13,000 से ज्यादा दे रहे होते ना, मान लो 14,000 दे रहे होते, अगर 1,000 ज्यादा दे दिए होते तो आज रिजर्व में से हम क्या करते, 1,000 घटा देते। ठीक है, पीएल, पीएल कितना हो गया, 1,500, 1,500। देन इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, दोनों का जोड़ दीजिए, 500 और 100, 600। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व 150।
जोड़ लगाइए। $5,750। रिजर्व एंड सरप्लस में लिखिए 5,750 नोट नंबर 2। ठीक है। 12% डिवेंचर, इसका नोट बनाने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल आइटम है। ठीक है। 12% डिवेंचर सीधे लिख दीजिए। कितने का है? 3,000, 4,000, 7,000। ट्रेड पेबल्स कितना है? 1,000 और 1,500, 2,500। टोटल मारिए। टोटल बताइए। 28,250। टेंजेबल एसेट, टेंजेबल एसेट की शेड्यूल, ये नोट हम बनाते अगर मान लीजिए एसेट के 5-6 नाम दिए होते, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब दिया होता, तो एक से नोट बनाते उसमें लिखते बिल्डिंग इतना, मशीन इतना, लेकिन ऐसा दिया नहीं है, सिर्फ एक सिंगल आइटम है, तो डायरेक्ट लिख दीजिए 8500 7500 की जोड़ कितना होता है? 16,000। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, बस एक ही इन्वेस्टमेंट है। अगर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कई सारे होते, जैसे इन्वेस्टमेंट इन सो एंड सो कंपनी, इन्वेस्टमेंट इन सो एंड सो कंपनी, तो सबके नाम लिखते नोट बना के। नोट की नंबरिंग कैसे की जाती है? नोट की नंबरिंग आप ऑर्डर में चलाते रहते, जैसे अब इसका हमको नोट बनाना होता तो इसका नंबर दे देते हम 3। ठीक है। कितना हो रहा है बताओ? 1600। इन्वेंट्री जोड़ लीजिए 4,000। ट्रेड रिसेबल 5800। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 850। जोड़ लगाइए 28,250। बस बस बस, अब तो 2 मिनट का काम है बस, अब इसके बाद कुछ बचा ही नहीं। एक अगर हमने कर लिया तो दूसरा तो तुरंत हो जाएगा। चलिए परचेज मेथड देख लीजिएगा। अगर हमने इसको यहां पे ड्रॉप कर दिया तो अगली क्लास में माहौल बनाते बनाते हमको इस क्वेश्चन का 45 मिनट लग जाएगा, और ऐसे ये 5 मिनट का काम है। ठीक है। चलिए अगला मेथड में परचेज मेथड है। पीसी कैसे निकालते हैं जल्दी? एसेट माइनस लायबिलिटी, और डिस्चार्ज भी कितना करते हैं? एसेट माइनस लायबिलिटी। ठीक है, झंझट ही नहीं है। ये रहा, मेरा तो निकला हुआ भी है, ये रहा सेकेंड पार्ट, कंप्यूटेशन ऑफ पीसी। ये देखिए हम तो निकाल भी लिए हैं। ठीक है, कितना हो गया दोनों मिला के शेयर कैपिटल? 18,750। देखिए ऊपर हम लिख रहे हैं ये नोट में 18,750। आप भी धड़ाधड़ काट के लिखो, आपको फिर से बनाना पड़ेगा। 18,750 कितने शेयर हो जाएंगे जल्दी बताओ तुमको। हाँ 18,75,000 शेयर। 18,75,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो 1,87,50,000 होगा। फिगर इन थाउजेंड्स लिख देंगे तो 3 जीरो हट जाएगा। आई शेयर कैपिटल में कर दिया हमने 18,750। क्या कह रहे हैं? कोई कुछ कह रहा है क्या? रिजर्व एंड सरप्लस कराइए। क्या हम पुरानी वाली कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस को लाते हैं? नहीं, लेकिन कुछ रिजर्व लाते हैं। कौन से? स्टैट्यूटरी रिजर्व। और जितने रुपए का स्टैट्यूटरी रिजर्व लाते हैं
उतने रुपए का हम क्या दिखाते हैं, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट में। ठीक है, चलिए रिजर्व एंड सरप्लस बनवाइए हमको। जनरल रिजर्व में सिर्फ एक ही कंपनी का होगा, कुरुक्षेत्र लिमिटेड है, अर्जुन और भगवान, ये पुरानी कंपनी है, उनके जनरल रिजर्व को नहीं लाना, पीएल को नहीं लाना। जल्दी बताइए, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व लाना तो कितना, 500, 100, 600। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व लाना है, यस, 150। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, कितना हो गया ये, 750। नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस होगा सिर्फ 750। ठीक है, जितने रुपए का आप रिजर्व एंड सरप्लस लाते हो एक एंट्री करके लाते हो, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। और अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट कहां पे दिखाते हो, नॉन करंट एसेट में, अदर नॉन करंट एसेट, यहां पे लिख दिया अदर नॉन करंट एसेट, कितना, 750। चलिए अब जोड़ लगाइए जल्दी से, ऊपर वाली जोड़ कितनी आ रही है, हाँ 29,000। आराम से, बिना किए नहीं। चेक किया सबने, चलिए नीचे वाला एसेट चेक करिए, टोटल 29,000। बस अंतर क्या हुआ यहां पे, देखिए रिजर्व एंड सरप्लस में बस वो रिजर्व ले गए जो स्टैट्यूटरी रिजर्व थे। ठीक है, और जितना स्टैट्यूटरी रिजर्व यहां पे ले गए उतना ही हमने यहां पे क्या बना दिया, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। बात खत्म हो गई। ठीक है, बैलेंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे।